कोमल चौधरी, समीक्षा, समीक्षा, कोमल चौधरी, मनीषा बैरवा, मनीषा बैरवा, समीक्षा, कोमल चौधरी, मनीषा बैरवा, माया खटिक, सविता शर्मा, सविता शर्मा, किरण चौधरी, टीना गुजर, टीना गुजर, किरण चौधरी, समीक्षा, माया खटिक, टीना गुजर, किरण चौधरी, सविता शर्मा, संगीता गौड़, टीना गुजर, सविता शर्मा, माया खटिक, अब बेटा इसको अनम्यूट पे करें, इसमें आवाज आ रही है बेटा, डिस्टर्बेंस जैसे आवाज आ रही है, इसको अनम्यूट कर लें। संगीता गौड़, तो आज बात कर रही हूँ अबाउट द राइनिया। उस दिन भी अपन ने करी थी सैटरडे को, अबाउट द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ राइनिया व्हिच इज ए primitive plant, and now Rhynia belongs to the subdivision Xylophytopsida, order Xylophytales, and family Rhiniaceae. So the fossils of the genus Rhynia were discovered by Kitson and Lang in 1917 from the Rhynie locality of Aberdeenshire in Scotland. So far, only two species of Rhynia are known. What are the two species of Rhynia? Rhynia major and Rhynia guanevogani. Both these species are preserved as complete plants in hard siliceous rocks of the lower Devonian age. The remains of these plants are found in perfect petrified state, and their orientation within the rock is often upright. तो किटसन एंड लैंग ने राइनिया के जीवाश्म उत्तरी स्कॉटलैंड के राइनी गांव में डेवोनियन काल की चढ़ प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किए थे। इस वंश मतलब राइनिया का नाम इसके प्राप्ति स्थान राइनी पर रखा गया है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार यह पादप राइनिया ज्वालामुखी के आसपास पीठ में अम्लीय स्थानों पर उगते थे। इस वंश की केवल 2 जातियां प्राप्त की गई तथा इन्हें आकारिकी के आधार पर पृथक किया गया है। कौन कौन सी राइनिया की 2 जातियां हैं?
एक तो है राइनिया मेजर, दूसरी जाति है राइनिया गुइने बाघानी। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया। राइनिया की बाह्य संरचना कैसी होती है? तो राइनिया के पादप बीजाणुभिद, सरल तथा शाकीय थे। पादप दो भागों, पहला प्रकंद राइजोम तथा दूसरा वायवीय शाखाओं एरियल ब्रांचेस में विभाजित था। तो बात करते हैं प्रकंद की, किसके? राइनिया के प्रकंद के बारे में। तो यह विसर्पी, क्रीपिंग, विसर्पी, बेलनाकार तथा द्विभाजी शाखित था। प्रकंद से ऊर्ध्व वायवीय शाखाएं विकसित होती थीं तथा इसकी निचली सतह से समूह में एक कोशिक मूलाभास विकसित होते थे। वह जड़ें अनुपस्थित थी। अब मैं बात करती हूँ about the structure of sporophyte in Rhynia. तो both the species of Rhynia are, they were herbaceous. The plant body consisted of a subterranean, creeping, cylindrical and dichotomously branched rhizome bore upright, simple, dichotomously branched aerial leafless shoots. The aerial shoots of Rhynia major were about 50 centimeter in height and 1.5 to 6 millimeter in diameter. अब मैं बात करती हूँ वायवीय शाखाओं के बारे में, एरियल ब्रांचेस ऑफ राइनिया। तो वायवीय शाखाएं भी द्विभाजी शाखित होती थी तथा शीर्ष की ओर सकड़ी होती जाती थी। कैसी? शीर्ष की ओर सकड़ी होती जाती थी। कुछ शाखाओं के शीर्ष पर बीजाणुधानियां उपस्थित थी। वह पत्तियां पूर्णतः अनुपस्थित थी। तो राइनिया मेजर की ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर तथा इसकी वायवीय शाखाओं का व्यास 1.5 से 6 मिलीमीटर तक का था, जबकि राइनिया गुइने बाघानी आकार में छोटा, लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का। मैम मेरी परजेंट लगा दो। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? भावना कंवर। हाँ भावना लगा दी बेटा, लगा दी भावना। अब सुनना भावना। हाँ बेटा, किसकी? और बोलो। पूजा लगा दी। हाँ लगा दी बेटा, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सबकी लगा दी है। अभी थोड़ा चलने दो पहले, ठीक है? वापस रिपीट कर रही हूँ। राइनिया गुइने बाघानी आकार में छोटा, लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का तथा इसकी वायवीय शाखाओं का व्यास 1 से 3 मिलीमीटर था। तो राइनिया मेजर की ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर की थी, जबकि राइनिया मेजर की वायवीय शाखाओं का व्यास 1.5 से 6 मिलीमीटर तक का था। अब बात करते हैं राइनिया गुइने बागानी के प्रकंद पर तथा वायवीय शाखाओं पर अनेक अपस्थानिक शाखाएं भी उपस्थित थी। इन शाखाओं का संवहन संपूल वेस्क्यूलर स्ट्रैंड मुख्य अक्ष के संवहन संपूल से स्वतंत्र था। ये शाखाएं पत्र कलिकाएं बल्बिल थी, जो कि कायिक प्रवर्धन में सहायक थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि द रूट्स वर एब्सेंट but tufts of rhizoids were present on the underside of the rhizome. मतलब क्या बताया? Roots were absent but tufts of rhizoids were present on the underside of the rhizome.
The rhizome and the aerial shoots of Rhynia guineabagani had many adventitious branches which developed by the proliferation of the cortical cells. These branches these branches had no vascular connection with the main axis and they helped in vegetative propagation. अब मैं बात करती हूँ about the internal structure, आंतरिक संरचना. किसके? राइनिया की आंतरिक संरचना मतलब राइनिया के प्रकंद व वायवीय शाखाओं की आंतरिक सोनाक्षी की प्रेजेंट लगा दो. समान थी. हाँ लगा दी बेटा, सोनाक्षी की भी लगाई है, शालू प्रजापति की भी लगाई है, खुशबू तिवारी की भी लगाई है. ठीक है, अब सुनना आंतरिक संरचना. इसकी आंतरिक संरचना राइनिया के प्रकंद व वायवीय शाखाओं की आंतरिक संरचना एक समान थी. आंतरिक संरचना 3 स्पष्ट क्षेत्रों जैसे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वल्कुट तथा संवहनी स्ट्रैंड में विभेदित थी. फर्स्ट बात करते हैं एपिडर्मिस की, बाह्य त्वचा की. तो एक स्तरीय तथा क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी होती थी. मतलब जो बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस है, वो एक स्तरीय तथा क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी होती थी. वायवीय अक्ष की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में अनेक रंध्र उपस्थित थे तथा प्रत्येक रंध्र 2 द्वार कोशिकाओं गार्ड सेल से घिरा रहता था. तो एपिडर्मिस was the outermost single layered envelope covered by a thick layer of cuticle. The epidermis of the aerial shoot was interrupted by stomata. Each stomata consists of 2 guard cells surrounded by many subsidiary cells. अब का बात करते हैं वल्कुट की, कॉर्टेक्स की. तो उप त्वचा के भीतर की ओर चौड़ा वल्कुट था जो आउटर कॉर्टेक्स मतलब बाह्य वल्कुट व भीतरी वल्कुट कॉर्टेक्स में विभेदित था. आउटर कॉर्टेक्स बड़ी बहुभुजी प्रदूत की कोशिकाओं के 1 से 4 स्तरों का बना होता था. वापस बोल रही हूँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा, डिस्टर्बेंस नहीं करो. बाह्य वल्कुट बड़ी बहुभुजी मृदुत की. मैम प्रेजेंट लगा दो. बेटा प्रेजेंट लगा दी. कौन बोल रहा है? अनीता चौधरी बोल रही है क्या बेटा? हाँ गरिमा चौधरी. गरिमा लगा दी बेटा, गरिमा. ठीक है, वापस बोल रही हूँ. वल्कुट कॉर्टेक्स, ठीक है, बाह्य वल्कुट आउटर कॉर्टेक्स बड़ी बहुभुजी मृदुत की कोशिकाओं के 1 से 4 स्तरों का बना होता था जिसमें अंतर कोशिकीय अवकाश इंटरसेलुलर स्पेस अनुपस्थित थे. भीतरी वल्कुट गोल मृदुत की तथा अंतर कोशीय अवकाशों युक्त कोशिकाओं से बना था. अंतर कोशीय अवकाश रंध्रों द्वारा बाह्य वातावरण में खुलते थे. ऐसा माना जाता है कि भीतरी वल्कुट पादप का मुख्य प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र था. मतलब द एपिडर्मिस in Rhynia was followed by a well-organized and broad cortex, and this cortex was differentiated into outer cortex and inner cortex. The outer cortex consisted of 1 to 4 layers of compactly arranged polygonal parenchymatous cells without any intercellular spaces. The inner cortex was composed of spherical parenchymatous cells with large intercellular spaces. अब बात करते हैं संवहनी स्ट्रैंड की. मतलब वेस्कुलर स्ट्रैंड की केंद्रीय भाग में ठोस रंप प्रोटोस्टील उपस्थित था. रंप का केंद्रीय भाग
जाइलम का बना था तथा इसके चारों ओर फ्लोएम उपस्थित था। जाइलम मुख्य रूप से वलयाकार वाहिनिकाओं एन्युलर ट्रैकिड्स का बना था। किसका बना था? एन्युलर ट्रैकिड्स का बना था। फ्लोएम कोशिकाएं लंबी तथा अंतस्थ सिरों पर तिरछे पटों युक्त थी। पेरिसाइकिल परिरंभ तथा एंडोडर्मिस अनुपस्थित थी। तो सेंट्रल सिलेंडर क्या कहता है? A protostele was present in the central part of the axis as well as rhizome. In the stele, the xylem was surrounded by the phloem. The xylem was composed of only tracheids with annular or spiral thickenings. The phloem was represented by 4 to 5 layers of thin-walled elongated cells with oblique end walls. Now I will talk about the reproductive organs. मतलब राइनिया की जनन संरचनाओं के बारे में बात करते हैं। कुछ वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर एकल बीजाणुधानियां स्पोरेंजिया उपस्थित थी। बीजाणुधानी आकार में बेलनाकार अथवा अंडाकार दीर्घित होती थी तथा इनका अंतस्थ भाग संकीर्ण होता था। इनका अंतस्थ भाग संकीर्ण होता था। इनका व्यास शाखाओं के शीर्षस्थ भाग से कुछ अधिक होता था। राइनिया मेजर की बीजाणुधानियां लगभग 12 से 4 मिलीमीटर तथा राइनिया गुइन वागानी में 13 से 15 मिलीमीटर आमाप की बीजाणुधानियां होती थी। बीजाणुधानी की जैकेट बहुस्तरीय थी। सबसे बाह्य स्तर एपिडर्मिस कहलाती थी। मतलब स्पोरेंजिया वर born singly on the apices of some of the aerial branches in Rhynia, and the sporangia were oval or slightly cylindrical with a diameter slightly greater than that of the subtending branch tip. The sporangia of Rhynia major were approximately 12 millimeter long and up to 4 millimeter in width or breadth. ठीक है, तो अपन ने क्या देखा? बीजाणुधानी की जैकेट बहुस्तरीय थी। सबसे बाह्य स्तर एपिडर्मिस कहलाती थी, जिसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त तथा क्यूटिकल से ढकी होती थी। बाह्य त्वचा के भीतर की ओर पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं के 2 से 3 स्तर होते थे, जबकि सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य करता था। तो बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु चतुष्क उपस्थित थे। मतलब now the outer wall, first of all, each sporangium was surrounded by a multi-layered jacket. The outer wall of the jacket was composed of heavily cuticularized thick-walled cells. It was followed by 2 to 3 layers of thin-walled palisade-like cells. The innermost layer of the jacket was made up of small, rounded, thin-walled cells which formed a nutritive layer like tapetum. All the spores were of the same type, homosporous. मतलब बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु चतुष्क में उपस्थित थे और सभी बीजाणु एक ही प्रकार के थे, अर्थात सम बीजाणु थे। तो बीजाणुधानी में स्फुटन के लिए कोई विशेष संरचनात्मक लक्षण नहीं थे। बीजाणुओं का विमोचन बीजाणुधानी भित्ति के विघटन से होता था। अब बात करते हैं राइनिया के गेमेटोफाइट के बारे में, युग्मकोद्भिद के बारे में। तो युग्मकोद्भिद के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, क्योंकि राइनिया का युग्मकोद्भिद कभी भी नहीं
खोजा गया, परंतु युग्म कोदभिद गेमेटोफाइट के बारे में कई अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। पहला अनुमान है लॉयन को राइनी शर्ट बैट से राइनिया के कुछ अंकुरित बीजाणु प्राप्त हुए, जिनकी जनन नलिकाओं के शीर्ष पर कुछ बहुकोशिक संरचनाएं थी, जो संभवतः युग्म कोदभिद था। मार्कर के अनुसार राइनिया का भूमिगत प्रकंद युग्म कोदभिद था। उनके अनुसार प्रकंद में कुछ फ्लास्क के समान गुहिकाएं थी, जो विघटित जननांगों सेक्स ऑर्गन्स की स्थिति दर्शाती थी। अब पंत के अनुसार राइनिया में समजात युग्म कोदभिद होमोलोगस गेमेटोफाइट था। पंत के अनुसार राइनिया गुइन बाघानी का अक्ष युग्म कोदभिद प्रकृति का था तथा राइनिया मेजर इसकी युग्म कोदभिद प्रावस्था थी। लिमोग्नी के अनुसार राइनिया के अक्ष के जीवाश्मों में से कुछ संभवतः युग्म कोदभिद गेमेटोफाइट प्रकृति के थे, परंतु किसी भी जीवाश्म से निश्चित जननांगों जैसी संरचनाएं प्राप्त नहीं हुई। अतः युग्म कोदभिद के विषय में निश्चित रूप से जानकारी नहीं है। मतलब we do not have any definite information about the gametophyte of Rhynia, but some paleobotanists suggest that some specimens of Rhynia which were considered to be sporophytic axis were probably its gametophytes, but Spond did not favor this view as these structures were without आर्किगोनिया और एंथ्रेडिया। अब मैं बात करती हूँ राइनिया आद्यक प्लांट। राइनिया क्या है? इट इज अ प्रिमिटिव प्लांट। तो राइनिया को टेरिडोफाइट समूह का सबसे आद्य पादप, सबसे प्रिमिटिव प्लांट माना गया है। इसके जीवाश्मों में मतलब फॉसिल्स में आद्य लक्षण प्रिमिटिव कैरेक्टर्स उपस्थित थे। और कौन कौन से थे? पहला है बीजाणुद्भिद पादप की आकारिकी अत्यंत ही सरल थी। पादप भूमिगत प्रकंद तथा वायवीय प्ररोह में विभक्त था। दूसरा है प्रकंद तथा प्ररोह दोनों द्विभाजी शाखित डाइकोटोमसली ब्रांच्ड थे। तीसरा क्या है? मूल का सर्वथा अभाव था, मतलब द रूट्स वर टोटली एब्सेंट। मूल का सर्वथा अभाव था। ब्रायोफाइट्स के समान मूलाभास राइजोइड्स उपस्थित थे। चौथा, वायवीय प्ररूप पर पत्तियां अनुपस्थित थी। पांचवा, मुख्य अक्ष तथा अपस्थानिक शाखाओं के संवहन स्ट्रैंड में संबंध नहीं था। मतलब नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, तने में ठोस रंभ प्रोटोस्टील उपस्थित थी, जिसमें पेरीसाइकिल अनुपस्थित थी, परिरंभ अनुपस्थित थी। 7th है शाखाओं के शीर्ष पर एकल बीजाणुधानियां उपस्थित थी, सॉलिटरी स्पोरेंजिया उपस्थित थी। 8th पॉइंट, बीजाणुधानी में सभी बीजाणु एक समान अर्थात सम बीजाणु थे। 9th पॉइंट, बीजाणुधानी में स्फुटन की कोई युक्ति नहीं पाई जाती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि राइनिया के आद्य लक्षण कौन कौन से थे, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। तो ये बात करी अपन ने आज राइनिया की। तो अब बात करेंगे जो आपके कोर्स में क्या डाल रखा है बेटा, लेपिडोडेंड्रॉन। तो आज लेपिडोडेंड्रॉन के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो लेपिडोडेंड्रॉन को लेपिडोफाइटा प्रभाग में रखा गया है और क्लास कौन सी है लेपिडोडेंड्रॉन की? लिग्यूलोप्सीडा
क्लास है लिग्यूलोप्सीडा और ऑर्डर किसमें रखा गया है लेपिडोडेंड्रॉन को, लेपिडोडेंड्रेस, एल्स लगा देंगे मतलब लेपिडोडेंड्रेस। अब इस लेपिडोडेंड्रेल्स के प्रमुख लक्षण क्या क्या थे? पहला है मुख्य पादप शरीर, वृक्षकाय, बीजाणुद्भिद, ट्री लाइक स्पोरोफाइट। दूसरा, कैम्बियम द्वारा संचालित द्वितीयक वृद्धि का पाया जाना। तीसरा है पत्तियां लघुपर्णी, लिग्यूल सहित, लीव्स लिग्यूलेट एवं पर्णपाती। चौथा फोर्थ है जड़ों की उत्पत्ति प्राय राइजोफोर द्वारा तथा इस राइजोफोर में भी द्वितीयक वृद्धि उपस्थित थी। पांचवा सदस्य विषम बीजाणु होते थे, मतलब लेपिडोडेंड्रॉन के सदस्य हेट्रोस्पोरस विषम बीजाणु होते थे एवं इनके बीजाणु पर्ण स्पोरोफिल्स, कोन और स्ट्रोबाइलस के रूप में व्यवस्थित होते थे। सभी प्रजातियां अब विलुप्त हो चुकी हैं। All the species of Lepidodendron have now become extinct. अब कौन सा कुल में लेपिडोडेंड्रॉन को रखा गया है? तो कुल है लेपिडोडेंड्रेसी। कौन सा है? लेपिडोडेंड्रेसी। इसके कौन कौन से लक्षण हैं? सभी प्रजातियां ऊर्ध्व एवं वृक्ष के रूप में थी। दूसरा, वायवीय तना शाखित था। तीसरा है शाखाओं के शीर्ष पर शंकु स्ट्रोबाइलस विकसित होता था। मुख्य तने एवं इसकी शाखाओं पर स्थायी पर्णाधार चिन्ह सर्पिल रूप से, मतलब स्पाइरल लीफ स्कार सर्पिल रूप से व्यवस्थित थे। पांचवा, पत्तियां पर्व संधियों पर चक्रिक क्रम में व्यवस्थित थी। अब अपन बात करते हैं अबाउट द जीनस लेपिडोडेंड्रॉन। इसकी बात करेंगे फॉसिल प्लांट लेपिडोडेंड्रॉन। तो लेपिडोडेंड्रॉन की जब बात करते हैं तो देखते हैं इट बिलोंग्स टू द सबडिविजन, it belongs to a subdivision Lycopsida. Order is Lepidodendrales and the family is Lepidodendraceae. So Lepidodendron was a giant tree of the Carboniferous period. It was 30 meter in height and 2 meter in diameter near the base. The main trunk was unbranched. However, at the top, the trunk was profusely branched, forming a large crown. तो कार्बोनिफेरस काल में बहुतायत से पाए जाने वाले इस जीवाश्मीय टेरिडोफाइट मीन्स लेपिडोडेंड्रॉन की लगभग 200 प्रजातियों का वनस्पति शास्त्रियों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है। विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पे कहा जा सकता है कि गण लेपिडोडेंड्रेल्स के सदस्यों की उत्पत्ति आज से लगभग 360 करोड़ वर्ष पूर्व ऊपरी अपर डेवोनियन युग में हुई होगी तथा कार्बोनिफेरस काल में ये अपने चरम उत्कर्ष पर थे तथा पर्मियन युग के अंत तक ये लेपिडोडेंड्रॉन की जातियां विलुप्त हो चुकी थी। तो the leaves of Lepidodendron were known as Lepidophyllum and these leaves were spirally arranged on the branches. They were simple, ligulate, acicular to linear and about 2.5 centimeter in length and only a few millimeter in width. अब लेपिडोडेंड्रॉन का मुख्य पादप शरीर वृक्षकाय बीजाणुद्भिद ट्री लाइक स्पोरोफाइट होता था। वृक्ष के मुख्य अक्ष की ऊंचाई 30 मीटर पाई जाती थी या इससे भी अधिक पाई जाती थी एवं आधारीय भाग में इसका व्यास 2 मीटर होता था
मुख्य अक्ष में शीर्ष सिरे पर क्राउन ऑफ लीव्स, पर्ण मुकुट, क्राउन ऑफ लीव्स पर्ण मुकुट के रूप में शाखन पाया जाता था। मुकुट के आधारीय सिरे पर इसका बारंबार शाखन होता था। तो now in the next class I will talk about the rest of the Lepidodendron. तो लेपिडोडेंड्रॉन जीवाश्मीय पादप के विभिन्न भागों का अध्ययन कूट वंशों के अंतर्गत फॉर्म जनरा के अंतर्गत किया गया है। तो कल बात करेंगे जड़ के बारे में। जड़ को क्या कहते हैं अपन? स्टिग्मेरिया। तना है मतलब स्टेम, ये है लेपिडोडेंड्रॉन। पर्ण है, पर्ण माने पत्तियां हैं, लीव्स है लेपिडोफिलम, और शंकु है, कोन है, स्ट्रोबाइलस है लेपिडोस्ट्रोबस, ये है